अच्छा, करंटली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लोकेटेड है, पर क्या अगर हम चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की बाकी बेंचेस देश के बाकी कोनों में भी ओपन कर सकते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा आर्टिकल इंडिया का हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट, एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 4 पार्ट 5 के अंदर। और इन्हीं प्रोविजंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ गार्जियन, एज अ प्रोटेक्टर इस्टेब्लिश किया गया है। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री समझना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं कि ब्रिटिशर्स का सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे क्या रोल रहा है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि वो कौन सा ऐसा इवेंट था जिससे इंडिया में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ, तो इसका आंसर होगा 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया में से फ्रेंच फोर्सेस रवाना होना शुरू हो गए। अब बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गए। दीवानी राइट्स का मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है और सिविल केसेस डिसाइड कर सकती है। और इसी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को ये नीड फील हुई कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म और एफिशिएंट सिस्टम की जरूरत है। तो अब 1771 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने, तो वो लेकर आए जुडिशियल प्लान ऑफ 1772, जिसे फर्स्ट लीगल रिफॉर्मेशन प्लान भी कहते हैं। और इसीलिए एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम क्रिएट करने का क्रेडिट जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब यहाँ पर हम दो और इवेंट्स देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से कैलकाटा में बना सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, दिल्ली से पहले कैलकाटा में था सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस थे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू 1937 में दिल्ली में बना फेडरल कोर्ट, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 और जजेस थे। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया का जब कैपिटल कैलकाटा हुआ करता था तो सुप्रीम कोर्ट को वहां एस्टैब्लिश किया गया था, पर जब कैपिटल बदलकर दिल्ली हुआ तो फेडरल कोर्ट को वहां एस्टैब्लिश किया गया। अब आपने ध्यान दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, ये दोनों टर्म्स यूज कर रही हूँ, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? तो देखिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, आजादी से पहले उसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंदर। अब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो देखिए, हमें इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। इसके ठीक 2 दिन बाद, मतलब 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन डे कब मनाया जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के ठीक 2 दिन बाद, मतलब रिपब्लिक डे के ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को मनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन डे। 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी एक चीफ जस्टिस और 7 और जजेस। और आपको पता है इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस एच.जे. कानिया। करंटली सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो है 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। चलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन की तरह एक्ट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी अनडिजायरेबल, अनचाहे चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी प्रोटेक्टर और डिफेंडर की तरह एक्ट करता है और फंडामेंटल राइट्स को लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव द्वारा पास किए गए कॉन्ट्ररी लॉ से बचाता है। तीसरा, कुछ तरीके के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की सोल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसी से मिलता जुलता है चौथा पॉइंट, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेकर। तो अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में या फिर एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की भी सोल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। 5वां पॉइंट तो आपको पता ही होगा कि सारे सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट।
चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उनके प्रोविजंस देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, जुरिस्डिक्शन, इंडिपेंडेंस, पावर्स, प्रोसीजर्स, इन सारी चीजों की बात की गई है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उन्हें हम एक एक कर देखते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी की बात करते हुए ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 65 ईयर्स से कम हो और जिन्होंने मिनिमम 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व किया हो, या फिर जिन्होंने मिनिमम 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट सर्व किया हो, या फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रह चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल रहते हैं। एक और बात बता दूं कि जहां सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की मैक्सिमम एज 65 इयर्स प्रिस्क्राइब की गई है, वहीं कोई भी मिनिमम एज नहीं दी गई है। इसके बाद आता है 124(1) जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की कंपोजिशन की बात करता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या थी, एक चीफ जस्टिस और 7 और जजेस। वहीं प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है, एक चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। ये जो नंबर है ये पार्लियामेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पेंडेंसी ऑफ केसेस और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्राइब करती रहती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ और बाकी और ऐसे जजेस से कंसल्ट करना होगा दैट ही डीम्स नेसेसरी। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट को बाकी जजेस से कंसल्ट करना होगा, पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाकी सारे जजेस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना होगा। अभी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसे हम आराम से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना ही होगा। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 और सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे। तीसरा, कोई भी ओपिनियन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन से कॉन्ट्ररी हो वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। चौथा, कंसल्टेशन का पूरा प्रोसेस राइटिंग में होगा। और पांचवा, जजेस को अपॉइंट करते वक्त सीनियोरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए। अभी जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है ये इयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से होता है। इसके बाद है एक और सुपर इंपॉर्टेंट प्रोविजन, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की बात करता है। देखिए, जज को रिमूव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक जज को सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे, ऑन द कंडीशन कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से ये मोशन पास हुआ हो। जजेस की रिमूवल का पूरा प्रोसीजर दिया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, जो ये स्टेप्स प्रिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जज को इम्पीच करने का जो मोशन होता है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। अगर लोकसभा में मोशन रेज होता है तो मिनिमम 100 मेंबर्स को स्पीकर को साइन नोटिस देनी होगी, और वहीं अगर ये मोशन राज्यसभा में रेज होता है तो मिनिमम 50 मेंबर्स को साइन नोटिस देनी होगी। इसके बाद अगर ये मोशन एडमिट हो जाता है तो फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन एक 3 मेंबर कमिटी कंस्टिट्यूट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट शामिल होंगे। इसके बाद चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उसकी एक कॉपी उस जज को प्रेजेंट की जाएगी ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी जिसे दोनों हाउसेस को अडॉप्ट करना जरूरी है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब अगर ये मोशन दोनों हाउसेस में अडॉप्ट हो जाता है तो फिर इसे प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है जो जज को रिमूव करने का ऑर्डर इशू करेंगे। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग किस्सा डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ट्रेडिशन है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, पर पूरी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि इस ट्रेडिशन को तोड़ा गया है। 1973 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने
3 सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करते हुए जस्टिस A.N. रे को एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था। और 1977 में इसी तरह जस्टिस M.H. बेग को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। तो गवर्नमेंट के इस डिस्क्रिशन को, इस पावर प्ले को, इस इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है एक नए स्टेशन के ऊपर जिसका नाम है ज्यूरिसडिक्शन। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 131 से, जो बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। ये कहता है कि वो सारे टाइप ऑफ डिस्प्यूट जो सेंटर और स्टेट के बीच में हो रहे हो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में आपस में होने वाले डिस्प्यूट्स, सिर्फ और सिर्फ कहाँ सॉल्व हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स या फिर स्टेट्स के बीच में होने वाले आपस के डिस्प्यूट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। और ये दिया गया है आर्टिकल 131 के अंदर, जो बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन की, जो दिया गया है आर्टिकल 32 के अंदर, 132 नहीं 32 के अंदर। रिट ज्यूरिसडिक्शन रिलेट करता है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन को लेकर। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल के अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही ये पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए जरूरी रिट्स इश्यू कर सके। अब ये रिट्स क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आप मेरी ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा टाइप, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी भी केस में अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को लेकर कोई क्वेश्चन है तो उस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट पर लाई करेगी। अभी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर एक बार लॉ का इंटरप्रिटेशन हो गया तो आगे आने वाले हर केस पे उस इंटरप्रिटेशन को अप्लाई किया जाएगा, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी भी किसी केस में हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि हाँ इस केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को लेकर या फिर एक सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो उस केस की अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट पर लाई करेगी। कौन से प्रोविजंस के अंदर? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस है तो आर्टिकल 132 के अंदर, अगर सिविल केस है तो आर्टिकल 133 के अंदर, और अगर कोई क्रिमिनल केस है तो आर्टिकल 134 के अंदर। इसके बाद आता है स्पेशल लीव टू अपील, आर्टिकल 136। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ये डिस्क्रिशन है कि वो देश भर के किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल सिवाय मिलिट्री कोर्ट के, बाकी किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल का कोई भी केस, चाहे वो पेंडिंग हो या कंप्लीट हो चुका हो, उसे सुन सकती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 142, जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्रीज बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अयोध्या डिस्प्यूट को सॉल्व करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें उन्होंने आर्टिकल 142 का यूज किया था। ये आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन का यूज करते हुए ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे डिक्रीज पास कर सकता है जो उनके सामने आए हुए मैटर्स में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो है आर्टिकल 143। तो ये आर्टिकल सिंपली ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी पब्लिक मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन मांगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ओपिनियन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को ओपिनियन दे ही दे। हाँ, अगर ओपिनियन किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को लेकर मांगा गया है तब सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग होता है कि वो उस पर अपना ओपिनियन दे। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओपिनियन दे दिया तो क्या प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगा कि वो उस ओपिनियन को माने? तो ऐसा नहीं है। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ये कहता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक मैटर्स पर ओपिनियन मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर मैटर पे ओपिनियन दे ही दे, पर अगर वो देता है तो प्रेसिडेंट के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो उनका हर ओपिनियन माने। अब हम 2 टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एक्टिंग चीफ जस्टिस और दूसरा है एड हॉक जज। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं अगर 3 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही हो। पहला ये कि चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, मतलब उसमें अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई हो। दूसरा ये कि चीफ जस्टिस टेम्पररीली एब्सेंट है, या तीसरा किसी कारणवश चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इन 3 में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एड हॉक जज। तो ये है आर्टिकल 127 और 128, जो ये कहता है कि या तो कोई हाई कोर्ट का जज या तो कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट में एज एड हॉक जज सर्व कर सकते हैं। अब ये एड हॉक का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इनको एज सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट किया जाता है। इसे कहते हैं एड हॉक जजेस। अब इन्हें अपॉइंट क्यों किया जाता है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जो परमानेंट जजेस का कोरम दिया गया है, अगर वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो रहा हो तो उसे फुलफिल करने के लिए एड हॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। एक एड हॉक जज के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही सारी पावर्स, जुरिस्डिक्शन और प्रिविलेजेस होते हैं। अच्छा, करंटली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लोकेटेड है, पर क्या अगर हम चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की बाकी बेंचेस देश के बाकी कोनों में भी ओपन कर सकते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा आर्टिकल 130 के अंदर, जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के बाकी कोनों में भी सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस ओपन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होंगी। अगर हाँ, तो टक 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 करके जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। इसके साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी लीगल टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं और मेरी टीम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। प्लस ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम हर दिन किसी ना किसी लीगल टॉपिक या करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करते ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.